अभी आपने कर लिया। हेलो रंजित। हाँ अभी देखो लाइव यूट्यूब दिख रहा है आपको? आ गया इसमें कॉपी स्ट्रीमिंग लिंक। आ गया कॉपी स्ट्रीमिंग लिंक? हाँ सर। आ गया, हो गया काम आपका। ठीक है सर। हाँ ठीक है, वो ऑनबोर्ड ही हो जाएगा तुरंत। मैं जरा शाश्वत को कॉल करके ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ। शाश्वत। हाँ हाँ बोलिए सर। शाश्वत। So we will begin in a moment. So Shashwat. Shashwat is here. Yes, sir. Connecting to. Okay. So we can start. Yes, beta. Yes, I'm just starting in a moment. Yes, sir. So in the last class हम लोग जो बात कर रहे थे, हमने हार्डनेस रिमूव करने की बात की थी। हम लोग पहुंच गए थे कैल्विन मेथड पे। कैल्विन मेथड हमने कर लिया था क्या? कौन सा वाला सर? कैल्विन मेथड तो मैंने बताया था। नहीं शायद, एक बार नोट्स चेक कर लूं सर। हाँ करो। कैल्जोन बोला था जिसको, कैल्जोन या कैल्विन व्हाटएवर इट इज।
सर वो वाला मेथड नहीं किया था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे अभी। परमानेंट हार्डनेस हम लोग रिमूव करना शुरू कर रहे थे ना, परमानेंट हार्डनेस शुरू किया था ना। यस सर। तो परमानेंट हार्डनेस को हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे कि कैसे रिमूव करते हैं। सो उसमें फर्स्ट मेथड हम लोग कर चुके थे, तो सेकंड मेथड जो था परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का, दैट वाज कैल्विन मेथड। कैल्विन मतलब होता है कैल्शियम गोन, ठीक है, कैल्शियम गोन मेथड। यहां से जो भी हमारे हार्ड वाटर सैंपल में कैल्शियम की आयंस हैं उनको हम एनी हाउ प्रेसिपिटेट आउट करवा के और उनको रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारा परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। और जो कैल्विन बेसिकली होता है, कैल्विन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है Na2 Na4 PO3 होल 6, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्विन, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो इसका रिएक्शन क्या होता है बेटा, इसका रिएक्शन होता क्या है, देखिए जरा। मान लीजिए आपके पास कोई हार्ड वाटर सैंपल है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने डाला ये हार्ड वाटर सैंपल में क्या होगा, कैल्शियम 2+ प्रेजेंट होंगे, तो वो रिएक्ट करेगा इससे, और एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, ये यहां पे चला जाएगा, एंड व्हाट वी विल सी इज Na2 Ca2, 4 सोडियम है, 4 सोडियम मतलब एक सोडियम पर 1+ होता है, लेकिन सोडियम को रिप्लेस करने कौन आ रहा है, कैल्शियम 2+ आ रहा है, कैल्शियम 2+ दो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो 2 पॉजिटिव, एक कैल्शियम 2+, 2 सोडियम प्लस को रिप्लेस करेगा, तो 2 कैल्शियम 2+, 4 सोडियम को रिप्लेस करेंगे, इसीलिए अंदर 2 कैल्शियम आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं? यस सर। प्लस हमारे पास 2 सोडियम बच जाएंगे, ठीक है। अब वो जो भी यहाँ पर सॉल्ट है, इफ दिस इज अ क्लोराइड सॉल्ट वी विल गेट, मान लीजिए अगर यहाँ पे हार्ड वाटर सैंपल में कैल्शियम क्लोराइड था, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, NaCl मिल जाएगा 2 मोल। अगर मान लो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट था, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Na2SO4 मिल जाएगा। बोलो बेटा। अगर मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड था, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मोल NaCl मिलेगा। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट होगा, तो भी यहाँ पर क्या मिलेगा, Na2SO4 ही मिलेगा इन एनी केस। बस यहाँ पर अगर मैग्नीशियम होगा, तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो इन दैट केस कैल्शियम की जगह पर बस क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, यहाँ पर PO3 6 होगा, सॉरी, यहाँ पर भी हमारा Mg2 PO3 6। क्लियर है बात? मतलब हमें कैल्शियम को रिप्लेस करना है। yes. इम्प्योरिटी तो तभी जाएगा जब कैल्शियम निकल जाएगा, ओके। ठीक है। सो दिस वाज कैल्विन मेथड, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज परम्यूटेट मेथड या परम्यूटेट प्रोसेस। परम्यूटेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसको आप, मैंने बोला था, इसको हम लोग जियोलाइट प्रोसेस भी बोलते हैं या जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में परम्यूटेट क्या होता है, बेसिकली परम्यूटेट जो होते हैं बेटा, परम्यूटेट हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है। इनको जियोलाइट्स भी बोलते हैं, इनको हम लोग जियोलाइट भी बोलते हैं। यहां पर हम जो परम्यूटेट या जियोलाइट यूज करेंगे, वी विल यूज सोडियम का जियोलाइट, ठीक है, Na2Z, ठीक है। Na2Z में हम लोग बेसिकली पूरा ये जो कंपाउंड है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na2O Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट XH2O, दिस इज द होल कंपाउंड। इसको थोड़ा सा कंडेंस करके लिख सकते हो आप ऐसे, Na2 Al2 Si2O8 डॉट XH2O, ठीक है। दिस इज अ जियोलाइट। तो यहाँ पर ये पूरा जो पोर्शन है इसको हमने Z से रिप्रेजेंट कर दिया,
सो दिस बिकेम Na2Z। इतनी बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट विल हैपन, जियोलाइट का भी वही काम है। अगर मान लो आपके हार्ड वाटर सैंपल में कैल्शियम 2+ के सॉल्ट्स हैं या मैग्नीशियम 2+ का सॉल्ट है, दे विल रिएक्ट विद दिस। तो आपको फॉर्मेशन किसका मिलेगा? Na2Z। मान लो क्लोराइड सॉल्ट है तो दिस विल फॉर्म 2NaCl प्लस CaZ, है ना। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम का है तो क्या मिलेगा? 2NaCl प्लस Mgz। नाउ बेसिकली होता क्या है, मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ क्यों ये हमने यूज किया। जो जियोलाइट्स होते हैं उनके अंदर एक कैविटी होता है, ठीक है, वो ट्रैपिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, ट्रैपिंग एजेंट होते हैं। जहां पे उनको कैल्शियम मैग्नीशियम दिखे उनको ट्रैप कर लेंगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. That is how zeolites help us in the removal of hardness, removal of permanent hardness, ठीक है जी। फोर्थ जो मेथड है हमारे पास, दैट इज आयन एक्सचेंज रीजन। Sir, हाँ बोलिए। हम परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए कोई कंपाउंड यूज करते हैं, तो अगर वही कंपाउंड अगर हम टेम्परेरी वाले हार्डनेस पे भी यूज करेंगे तो भी हो जाएगा ना काम? बेटा टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट्स होते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है। तो जब हम उसको सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स तरीके क्यों लेंगे वहां पे? ओके। पर परमानेंट तो एक बहुत जबरदस्त केस है, वहां पे निकालने के लिए यू हैव टू यूज सम स्पेशल मेथड्स। बाइकार्बोनेट में देखा ना आपने कि बॉइलिंग करने से ही हमारा काम हो गया था, सिंपली बॉइलिंग करने से आप रिमूव कर सकते हो। बट यहाँ पर बॉइलिंग करने से कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बॉइल करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड किस में डिकम्पोज होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, समझा। अब देखो आयन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ठीक है। आप एक चैम्बर बनाते हो, आप एक चैम्बर क्रिएट करते हो ऐसा, ठीक है, और उस चैम्बर में क्या होता है, ये इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है, ठीक है। इनलेट में हम लोग क्या करते हैं, हमारा हार्ड वाटर सैंपल डालते हैं, यहां से हमको ये हार्ड वाटर सॉफ्ट होके इधर से बाहर मिलता है। और इसमें बच्चों क्या होता है, इस चैम्बर में हम लोग क्या कर देते हैं, इस चैम्बर में आपका जो है रेजिन पड़ा होता है, ठीक है। इस चैम्बर में क्या पड़ा होता है, रेजिन होता है। व्हाट आर रेजिन्स? रेजिन्स आर पॉलीमर्स। रेजिन क्या होते हैं? हैवी मास के पॉलीमर्स होते हैं, हाई मोलिकुलर मास के पॉलीमर्स होते हैं, जिनको हम लोग रेजिन बोलते हैं, ठीक है जी। होगा क्या, आपका हार्ड वाटर सैंपल जो है वो इनलेट के थ्रू जाएगा। अब रेजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिन दो तरह के होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। रेजिन दो तरीके के बताए मैंने, कौन से होते हैं? कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। अब इस प्रोसेस के थ्रू, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू हम लोग वी कैन रिमूव बोथ एनायंस एंड कैटायंस ऑफ हार्डनेस। फायदा इसका यही है, वी कैन रिमूव बोथ एनायंस एंड कैटायंस ऑफ हार्डनेस। ये बहुत जबरदस्त इसका फायदा है, ठीक है। अब जरा इनको रेजिन को देख लेते हैं, ये होते कैसे कैसे। देखो अगर कैटायन एक्सचेंज रेजिन की मैं बात करूं, ठीक है, इन कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, इनके अंदर एक COOH ग्रुप तुमको मिलेगा, एक जाइंट इनऑर्गेनिक जाइंट इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जिसमें आपको COOH ग्रुप मिलेगा। एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, आपको NH3 प्लस OH माइनस टाइप का एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है। सो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये रेजिन का R है, दिस इज नॉट एनी ग्रुप, दिस इज R, जो पूरा हैवी मास है उसको रिप्रेजेंट करता है। एनायन एक्सचेंज रेजिन में हमारे पास बेसिक ग्रुप्स होते हैं। कौन से ग्रुप्स अटैच होते हैं रेजिन के साथ? बेसिक ग्रुप्स होते हैं। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, एसिडिक ग्रुप्स होते हैं। कौन होंगे?
एसिडिक ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। देखो रेजिन यहां पर पड़ा होगा, मैं तुमको इसका मेन फंडा बताता हूं क्या है। रेजिन पड़ा होगा, यहां से हार्ड वाटर सैंपल डाला, हार्ड वाटर सैंपल में कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, सल्फेट आयंस ये सब होते हैं। तो जो भी रेजिन होगा वो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका हार्ड वाटर सैंपल रेजिन से पास करेगा। रेजिन से पास करने के बाद ये रेजिन उनके आयंस को ट्रैप करेगा और ट्रैप करने के बाद आयंस को पकड़ लेगा और यहां से हमारे वो आयंस जो हार्डनेस क्रिएट कर रहे थे उसके बिना यहां से हमारा पानी निकलेगा। तो मतलब हमने उन आयंस को ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया। रेजिन ने क्या कर लिया, अपने आयंस डाल दिए पानी में और पानी हार्ड वाटर के आयंस खुद रख लिए। बात समझ रहे हो बच्चों? यस सर। इसीलिए इसको बोला गया आयन एक्सचेंज। अपने आयंस हार्ड वाटर को दे देगा, हार्ड वाटर के आयंस खुद रख लेगा। अब ये जो रेजिन है ये दो तरह का होता है, कैटायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज वो होगा जिसमें एसिडिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं रेजिन में, एनायन एक्सचेंज होगा जिसमें बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं रेजिन में। इतनी बात क्या आप सभी को अभी तक समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब देखिए, अब प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को अब हम समझते हैं। प्रोसेस होगा क्या कि आपने जरा ध्यान से देखना, आपने यहां से इम्प्योर वाटर डाला, यहां से कौन गया, इम्प्योर वाटर, या आपका हार्ड वाटर सैंपल इधर गया। हार्ड वाटर सैंपल जैसे ही यहां से आया तो ये जो चेंबर था, इस चेंबर में लगा हुआ था तुम्हारा कैटायन एक्सचेंजर। यहां पर कौन लगा हुआ था, कैटायन एक्सचेंजर। हार्ड वाटर में हमारे पास कौन कौन प्रेजेंट है, कैल्शियम 2+ होगा, SO4 2- होगा, या क्लोराइड आयंस भी हो सकते हैं। बोलो भाई, हो सकते हैं कि यस नहीं? सर। हो सकता है ना? अब देखो कैटायन एक्सचेंजर में क्या होगा, एसिडिक पार्ट होगा। एसिडिक पार्ट में क्या होगा, मैंने बोला था आपको COOH ग्रुप होगा। COOH ग्रुप कैसा होता है, ऐसा होता है। यहां पर अगर H+ निकलेगा तो ये वाला पार्ट रेजोनेंस में आ जाता है। तो यहां से सिर्फ रिप्लेसेबल कौन है, एक्सचेंजेबल कौन है यहां से, व्हाट यू कैन एक्सचेंज इज ओनली H+। H। आप सिर्फ H+ का एक्सचेंज कर सकते हो, हाँ या ना? यस। यस H+ का सर। ही एक्सचेंज हो सकता है यहां से। तो यहां पर कैटायन एक्सचेंजर है, तो ये क्या करेगा, मान लो यहां पे आपने जैसे इम्प्योर वाटर डाला, ठीक है, इम्प्योर वाटर डालते ही आपका जो कैटायन एक्सचेंजर था, ठीक है, मैं कैटायन एक्सचेंजर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, Rn रेजिन और यहां पर H। तो RnH ने क्या किया, वहां से कैल्शियम 2+ को पकड़ लिया। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, RnH एक रेजिन का मॉलिक्यूल एक H+ छोड़ सकता है, हाँ या ना? हाँ। तो अगर हमारे पास दो रेजिन के मॉलिक्यूल होंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 H+ मिले। Rn2 कैल्शियम प्लस 2 H+ छोड़ देगा। ये H+ किधर गया, पानी में चला गया। बोलो, कैटायन एक्सचेंज रेजिन ने क्या किया, ये एक मॉलिक्यूल तो तुमने डाला नहीं होगा ना। दिस कैटायन एक्सचेंज का रेजिन जो है उसमें सैंपल है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इम्प्योर वाटर से उसने एक कैल्शियम आयन, एक कैल्शियम 2+ पकड़ा और दो मॉलिक्यूल्स ने 2 H+ पानी में छोड़ दिया, आया ना? यस सर। तो अगर उसने 2 H+ पानी में यस छोड़ सर। दिया, उसके बाद क्या होगा, कैटायन एक्सचेंज हो गया तो फिर ये पानी। पानी, जो पानी अब निकलेगा यहां से, चलो अब यहां पे हम एक काम करते हैं, यहां पे हम एक और आउटलेट बनाते हैं। देखो पूरा मैकेनिज्म बहुत अच्छा मैकेनिज्म है ये। अब देखो, अब हम यहां से एक वो बना देते हैं, पाइप बना देते हैं, ठीक है। यहां से जो निकला पानी, अब उसमें क्या होगा, H+ का अमाउंट ज्यादा हो गया। H+। हाँ, एसिडिक होगा पानी। कैन यू यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस? नो। वी कैन नॉट यूज इट, व्हाई? बिकॉज जो वाटर यहां से आएगा वो कैसा होगा, नेचर में एसिडिक होगा। एसिडिक होगा। यस। अब यहां से इस पानी को क्या किया जाता है, वापस इस पानी को वापस क्या किया जाएगा, एक और बार हम लोग एक और
कंटेनर में इसको डाल देंगे। यहां पर कौन होगा? अनायन एक्सचेंज। यहां पर होगा एनायन एक्सचेंजर। एनायन एक्सचेंजर में तुमको मालूम है, अभी बताया था मैंने, RnNH3 पॉजिटिव OH माइनस, इस तरीके से हमारा रेजिन पड़ा हुआ है। तो फिर क्या होगा, ये RnH3 रेजिन के लिए मैं R वर्ड यूज कर रहा हूं या Rn, दोनों एक ही चीज है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर ने Rn लिख दिया या R लिख दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्रुप होगा, तो ये इसका H+ ट्रैप कर लेगा, है ना। और साथ में अब यहां से क्या निकले, यहां पे तुमने कैटायंस को तो ट्रैप कर लिया, तुमने इसको ट्रैप कर लिया, लेकिन एनायंस निकल गए। ठीक है, लेकिन यहां से क्या हो गया, एनायंस निकल गए। अब यहां पे पहुंचे तुम्हारे पास कौन कौन, एक H+ पहुंच गया, एक Cl- पहुंच गया, और एक SO4 2- यहां तक पहुंच गए। बोलो यही बात हुई। तो इसने क्या किया, Yes, H+ को पकड़ लिया, Cl- को पकड़ लिया। ठीक है, दूसरा रिएक्शन तुम SO4 2- के साथ भी लिख सकते हो। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, RnNH3+, अब ये OH- चला जाएगा H+ के पास, और ये Cl- किधर आ जाएगा, NH3 पकड़ लेगा। Cl- प्लस इधर से क्या मिला बच्चों, H2O मिल गया। मिला के नहीं, देखो। Yes. yes sir. Now you can use this water for drinking purpose. Now you can use this water for drinking purpose. ठीक है, हाँ या ना Yes, बोलिए। yes sir. Yes, sir. अब देखो, ये तो था हमारा इस एक्सचेंजर्स का वर्किंग, लेकिन अब सवाल ये उठता है, सर अगर ऐसा हुआ कि एक बार यहां से इम्प्योर वाटर गया और एक बार कैटायंस ट्रैप हो गए और फिर यहां पे एनायंस ट्रैप हो गए, तो रेजिन्स तो ऑक्यूपाइड हो गए वन साइकिल में ही, ऐसा ही होगा? पर पूरी तरह से थोड़ी ना ऑक्यूपाई होंगे। नहीं, सवाल तो यही उठता है कि भाई कैटायन एक्सचेंज ने कैटायन पकड़ लिया, एनायन एक्सचेंज ने एनायंस पकड़ लिए, तो सर क्या हम दोबारा से इस रेजिन को यूज कर सकते हैं? तो आंसर होगा जी बिल्कुल, वी कैन यूज दीज रेजिन्स अगेन। कैसे यूज तो फिर वो करेंगे? दोनों उल्टे हो जाएंगे, है ना। नहीं, देखो यहां पर बात आती है रीजनरेशन ऑफ रेजिन, रीजनरेशन ऑफ रेजिन। कैसे आपका जो रेजिन है वो रीजनरेट आप कर सकते हो। ठीक है, क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। देखो, अब वहां से रेजिन क्या निकल कर आया था, Rn2Ca निकल कर आया था। अगर आप कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, ये कौन सा रेजिन की बात कर रहे हैं हम, कैटायन एक्सचेंज रेजिन की बात कर रहे हैं हम लोग। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में ये रेजिन था, कैल्शियम को ट्रैप करने के बाद इफ यू विल ऐड, कैटायन एक्सचेंज रेजिन को कैसे वापस रीजनरेट करना है, यूज डाइल्यूट एसिड। हाउ विल यू रीजनरेट अ कैटायन एक्सचेंज रेजिन? डाइल्यूट एसिड यूज करें। डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट एसिड यूज किया तो लेट्स से मैंने HCl यूज कर लिया, तो फिर से क्या होगा, H+ और Cl-। बताओ जरा, कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, दो रेजिन के मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पर तुमको वापस से क्या जनरेट होकर मिलेगा, 2RNH प्लस CaCl2। बोलो। Yes, sir. यस सर। हमने पानी में नहीं डाला, अब ये मत सोचना सर ये तो वापस कैल्शियम क्लोराइड आ गया पानी में, नहीं, पानी में थोड़ी, ये तो एसिड है। इसको हम लोग जैसे रिंस करते हैं ना, कभी तुमने देखा होगा जूस वाला जूस निकालने के बाद उसको पानी में पानी डालता है उसको साफ करने के लिए, तो हम रेजिन्स के अंदर डाइल्यूट एसिड डाल रहे हैं उसको रीजनरेट करने के लिए। तो जो भी चीजें निकलेंगी, हम सारे आउटलेट्स खोल देंगे, सब चीज निकल जाएगी। ओके। अब मान लो अगर तुम्हारे पास एनायन एक्सचेंज रेजिन होगा तो क्या होगा, अगर एनायन एक्सचेंज रेजिन मेरे पास हो तो उसको मैं कैसे रीजनरेट करूंगा? यहां पर डाइल्यूट एसिड यूज किया बेस था, डाल यहां दो। पे याद, यस, यूज डाइल्यूट बेस, यूज डाइल्यूट बेस। और जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट विल डू इज, यहां पर हमारे पास रेजिन था NH3+ Cl-, ये वाला हमारे पास आफ्टर द एक्सचेंज ये रेजिन हमारे पास था, इसमें मैंने डाइल्यूट NaOH डाला, सो डाइल्यूट NaOH में Na+ OH- होगा। व्हाट विल हैपन नाउ इज यू विल गेट योर रेजिन बैक, NH3+ यस सर। OH- OH माइनस you will get NaCl। Cl, so you got your resin back। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजिन का। हार्डनेस ऑफ वाटर निकालने के समय हम लोग ये सभी चीजें यूज करने वाले हैं। चलिए, so next compound that we have is heavy water. Now we are done with water. हमने H2O के बारे में सारा पढ़ लिया है, फॉर्मेशन, रिएक्शन, प्रिपरेशन, तरह तरह के वाटर, हैवी, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, कैसे आप हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। सो टाइम टू मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कंपाउंड, heavy water. Our next compound is heavy water, which is deuterated oxide, D2O. Okay, when you replace hydrogen with deuterium in H2O molecule, you will get D2O, right? बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे प्रॉपर जो तरीका है, एक ही तरीका है, which is repeated electrolysis of H2O. आप बार बार H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते रहिए, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते रहिए, आपको D2O मिल जाएगा। कैसे? देखो, जो हमारे पास इम्प्योर वाटर होगा, ठीक है, दैट विल गिव अस, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो इट विल गिव यू H++ OH-, राइट। अब क्योंकि हमारे पानी में ही सब कुछ होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये तीनों H, इसमें पानी के सैंपल में तुमको सब कुछ मिलता है। ये अलग बात है कि उनका एबंडेंस कम होता है, तो हमको किसी चीज की एबंडेंस कम है और उसका एबंडेंस बढ़ाना है, तो हम बार बार वो चीज करेंगे ना, ताकि उस चीज का एबंडेंस बढ़ जाए, ठीक है। और इसके अंदर कुछ पार्ट D2O का भी प्रेजेंट होता है इसी पानी में, तो वो क्या होगा, D+ में कन्वर्ट होगा और OD- में चेंज होगा, ठीक है। अब देखना, अब ये जो D+ है और ये जो OD- है, इनका मोबिलिटी बहुत कम होता है, मूवमेंट का स्पीड, मोबिलिटी इज चलने का स्पीड, दे हैव वेरी लेस मोबिलिटी। इन दोनों आयंस की मोबिलिटी जो है वेरी लेस। क्यों? क्योंकि मास इनका ज्यादा है, ड्यू टू मोर मास। हाइड्रोजन से तो ज्यादा मास होता है ड्यूटेरियम का, बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। तो इनका जो मोबिलिटी है वो बहुत कम है, तो होगा क्या, अगर इनका मोबिलिटी कम है, देन दैट रिजल्ट्स इन H+ और जो OH- है, ये दोनों मूव करते हैं कैथोड और एनोड की तरफ, कैथोड और एनोड की तरफ रिस्पेक्टिवली। कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, H+ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी अल्टीमेटली, और यहां से आपको क्या मिलेगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यहां से OH- आपको पानी और 2 इलेक्ट्रॉन और O2 गैस रिलीज करके दे देगा, ठीक है। बट ये दोनों तो सॉल्यूशन से निकलते जा रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि D+ एंड OD- विल रिमेन इन द सॉल्यूशन? हाँ। क्योंकि ये आयंस तो इलेक्ट्रोलाइज होकर निकलते जा रहे हैं, सॉल्यूशन में क्या बच रहा है आपके पास, D+ एंड OD-। सो आप जितना इलेक्ट्रोलिसिस करते रहेंगे, उतना H2O से H+ और OH- निकलता रहेगा, एंड योर सॉल्यूशन विल बी रिच इन D+ एंड OD-। आया ना? यस सर। D+ और OD- के रिच होने का मतलब क्या है, आपका सॉल्यूशन D2O का बनता जा रहा है। बोलिए, आपका सॉल्यूशन D2O का बनता जा रहा है धीरे धीरे। यस सर। बस मिल गया आपको हैवी वाटर। H+ OH- को निकालते जाओ, D+ OD- की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी, तो आपको D2O ही मिलेगा अल्टीमेटली, राइट। यस सर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर।
D2O का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखो D2O जो होता है ये बेटा कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे जो कांस्टेंट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द फिजिकल कांस्टेंट्स, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया तुम्हारा, ऑल द फिजिकल कांस्टेंट्स आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर which is H2O. D2O के लिए ऑलमोस्ट सारे कांस्टेंट्स की जो वैल्यू होती है वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा ही होती है, ठीक है। बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, और डिटेल में तुमको पता ही है H2O, D2O, T2O को हमने इनिशियली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब बातें की थी हमने, याद है फर्स्ट लेक्चर? यस सर। Yes, sir. तो केमिकली ये काफी सिमिलर है ऑर्डिनरी वाटर से, ठीक है। इट इज केमिकली सिमिलर टू ऑर्डिनरी वाटर, बट D2O रिएक्ट करता है बहुत स्लोली देन H2O इन केमिकल रिएक्शंस। सिंस उसका मास हैवी है इसीलिए। नहीं, मास का ज्यादा और ऐसे। रिएक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, ये काइनेटिक स्टडी है, ठीक है। बॉन्ड, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसीलिए वो कम, मतलब कम स्पीड से वो क्या करता है, रिएक्शंस कर पाता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा, नए बॉन्ड बनेंगे। रिएक्टिविटी बोल सकते हैं D2O का रिएक्टिविटी स्लो है H2O की कंपैरिजन में, ओके। यस। So first, number one chemical property is action of metals. Metals के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। देखते हैं जरा। अगर मान लो मैं सोडियम के साथ बात करता हूं, तो सोडियम प्लस D2O कुछ नहीं है, यहां पर H2O होता था तो आप NaOH बनाते थे, अब NaOH नहीं बनेगा, क्या बनेगा, NaOD प्लस D2। बोलो बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हेवी हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेवी हाइड्रोजन। हेवी हाइड्रोजन। बैलेंस आप लोग कर सकते हो, इसको बैलेंस करना है तो 2 2 2 4 2 4, ठीक है, हो गया बैलेंस, ठीक है। अगर मान लो कैल्शियम के साथ रिएक्शन देखें तो सिंपल, इस बार क्या बनेगा, CaOD2 प्लस दिस, इसको बैलेंस कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी है एक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स। पानी मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ क्या बनाता था, मेटालिक ऑक्साइड्स तो बेसिक होते हैं नेचर में, पानी के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स तुमको बेस देते हैं, तो ये भी केमिकली तो है तो पानी की तरह ही ना, तो ये भी क्या देगा, ड्यूटेरिएटेड बेसिस देगा बच्चों। हाँ। Na2O का अगर D2O से रिएक्शन करा दिया जाए, यू विल गेट NaOD। सिमिलरली अगर कैल्शियम ऑक्साइड का D2O से रिएक्शन करा दिया जाए, यू विल गेट CaOD2। कोई दिक्कत? नो सर।
अब बताओ, अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो पानी के साथ रिएक्ट करते थे जब मेटल्स, या पानी के साथ जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते थे तो वो एसिड्स बनाते थे। अब इस बार अगर हम ड्यूटीरिएटेड वाटर का रिएक्शन करें, एक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो हमको क्या मिलेंगे? एसिड्स मिलेंगे, लेकिन ड्यूटीरिएटेड एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं, मान लो SO3 है अपने पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं D2O से करता हूं, अगर यहां पर H2O होता तो बनता है H2SO4। अभी क्या बनेगा? D2SO4। D2SO4, करेक्ट। इसको बोलेंगे हम ब्यूटीरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर बताओ P2O5 होता और पानी होता तो बनता है H3PO4। यहां पर क्या मिलेगा? D। D3PO4। this will be ड्यूटीरो फॉस्फोरिक एसिड। अगर N25 होता, N2O5 होता और पानी होता तो बनता है HNO3, बट यहां पर D2O है, तो बताओ क्या बनेगा? DNO3। DNO3। इसको बोलोगे क्या? ड्यूटीरियो नाइट्रिक एसिड। ड्यूटीरो नाइट्रिक एसिड। ठीक है। यस। Yes, sir. बेटा सब वही प्रॉपर्टीज हैं, एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ अलग नहीं है। देखना अभी, एक्शन विद मेटालिक कार्बाइड्स, फॉस्फाइड्स, नाइट्राइड्स, आर्सेनाइड्स, एक्सेट्रा। क्या एक्शन होगा? ठीक है, तो एक्शन की अगर बात करें, यहां पर एक्शन मतलब धड़ाधड़ लड़ाई होने वाली है D2O की इन सभी से। तो अगर मेटालिक कार्बाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो तुमको पता ही है, कार्बाइड के साथ ये कौन सी गैसेस निकालते थे पानी के साथ? या तो CH4 या फिर एसिटाइलिन निकालते थे। तो यहां पर ड्यूटीरिएटेड मीथेन मिल सकती है, CD4 मिल सकता है, या फिर C2D2 मिल सकता है। बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. और अगर नाइट फॉस्फाइड्स होंगे तो PD3 निकलेगा, कोई दिक्कत? नो। नाइट्राइड्स होंगे तो ND3 निकलेगा। नाइट्राइड्स पानी के साथ निकालते थे NH3, फॉस्फाइड्स पानी के साथ निकालते हैं PH3, फॉस्फीन। तो यहां पर PD3 क्या होगा बेटा? PD3 को क्या नाम दोगे? ड्यूटीरोफॉस्फीन। ND3 को क्या Yes, नाम sir. दे दोगे? ND3 को क्या नाम दे दोगे? ड्यूटीरियो नाइट्राइड। नो, ड्यूटीरो अमोनिया। अमोनिया। सॉरी। अमोनिया। आर्सेनाइड्स के साथ ASH3, आर्सीन होता है गैस। आर्सेनाइड्स के साथ गैस निकलेगा ASD3। अगर पानी होता तो निकलता है ASH3। तो ASD3 को हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरो आर्सीन। तो दिक्कत? नो सर। तो CD4 को हम लोग बोल देंगे ड्यूटीरोमीथेन। C2D2 को बोल देंगे ड्यूटीरो एसिटाइलिन। ठीक है, चलिए अब इनके रिएक्शन देखते हैं, फटाफट से इनकी रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। कैल्शियम कार्बाइड है, रिएक्शन करिए D2O से, क्या मिलेगा? कैल्शियम का बेस मिल जाएगा। हाँ, और सबके साथ इनको क्या मिलेगा तुमको बताओ? सबके साथ एक बात कॉमन थी ना, सबके अपने अपने क्या मिलेंगे? बेसिस मिलेंगे।
अरे बोलो पापियों, पानी होता था तो क्या मिलते थे? यस यस। सबके बेस और साथ में ये सब गैसेस रिलीज होती थी। अब D2O है तो भी नहीं होगा, सबके ड्यूटीरिएटेड बेस मिलेंगे और ड्यूटीरिएटेड सब गैसेस मिलेंगी। तो कैल्शियम कार्बाइड का D2O के साथ बेस कौन सा बनेगा? CaOD होल ट्वाइस Yes. प्लस कार्बाइड है तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ कौन सा गैस निकलेगा इधर? C2D2। याद रखना सिर्फ एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ ये मिलेगा। अगर पानी के साथ करोगे तो मीथेन मिलेगा एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ, अगर D2O के साथ रिएक्ट करोगे तो ड्यूटीरिएटेड मीथेन मिलेगा एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ, Al4C3 प्लस D2O। अभी बताओ क्या मिलेगा यहां पर? एल्यूमिनियम का बेस मिलेगा AlOD होल थ्राइस प्लस CD4। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. Mg3N2 के साथ D2O का रिएक्शन करिए, मैग्नीशियम का बेस मिलेगा MgOD होल ट्वाइस प्लस ND3 मिलेगा। नाइट्राइड है, नाइट्राइड के साथ क्या मिलेगा देख सकते हो तुम लोग? एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, डाल दो D2O। यहां पर भी किसका बेस मिलेगा? ALOD thrice प्लस ND3 कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम का बेस कौन सा होता है? CaOD2 प्लस फॉस्फीन, ड्यूटीरिएटेड फॉस्फीन। सोडियम आर्सेनाइड Na3AS प्लस D2O, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलो जल्दी। CaOD CA कैसे NaOD twice NaOD. OD ट्वाइस कैसे हो सकता है बेटा? NaOD होगा सॉरी NaOD प्लस AS जी D3 yes? D3. अरे बोलो यार, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नो सर No, sir. चले आगे। यस सर Yes, sir. इसका यूज है एक बहुत जबरदस्त, D2O का एक बहुत जबरदस्त यूज है। वैसे आगे आने वाले टाइम में अगर तुम केमिस्ट्री परस्यू करते हो हायर लेवल पे, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स के साथ काम करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए प्रोटॉन्स के साथ खेलना पड़ेगा। हम बोलते हैं उसको NMR टेक्निक। एक NMR होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है? तो हम D2O को एक NMR सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। ये बहुत एक बेसिक सा यूज है, इट इज यूज्ड एज एन NMR सॉल्वेंट। दूसरा यूज क्या है बच्चों? एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर। दूसरा यूज है एक न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह इसको हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ठीक है? तो एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है? तो ये बात याद रखना। न्यूट्रॉन मॉडरेटर क्या होता है न्यूट्रॉन मॉडरेटर होता है वो सब्सटेंसेस जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए काम होते हैं। लिख दो डेफिनेशन। द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर slowing down the speed of neutrons are called as neutron moderators, ठीक है सर जी? यस सर चले आगे। यस सर
थर्ड कंपाउंड जिसको हमें पढ़ना है H2O2, which is हाइड्रोजन peroxide. हेडिंग डालिए हाइड्रोजन peroxide. सो हाइड्रोजन peroxide की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें देखिए, प्योर H2O2 जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और थोड़ा सा इम्प्योर होता है. कैसा होता है? थोड़ा सा impure. हाँ, थोड़ा इम्प्योर रहता है. इम्प्योर क्यों रहता है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली बेटा डिकम्पोज होता रहता है. तो जिस प्योरिटी के साथ आपने इसको डाला था उसका वो मेंटेन्ड नहीं रहता. इसलिए आपने अगर मोल कॉन्सेप्ट या रिडॉक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वहां पे हम एक चीज और पढ़ते थे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. पढ़ा है ये? मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है. नहीं सर. तो रिडॉक्स केमिस्ट्री में आता है ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. वहां पे हम चेक करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रेड के हिसाब से कि ये कितना कारगर है, H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा हुआ है. तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं तो जो प्योर H2O2 होता है, मैंने बोला प्योर H2O2 क्या होता है बच्चा? कलरलेस होता है, अडरलेस लिक्विड होता है एंड इम्प्योर विद ब्लूइश लेयर. ठीक है. इसके अंदर मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो पानी से ज्यादा होता है. ठीक है, इट हैज अ हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देन H2O. ठीक है, अगर तुमसे ऑर्डर ऑफ बॉन्डिंग पूछे तो H2O2 में सबसे ज्यादा, फिर D2O में सबसे ज्यादा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, देन H2O. दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो. ठीक है, Yes sir. दिस इज soluble in H2O, अल्कोहल एंड एथर. ईथर में, अल्कोहल में, पानी में, तीनों में soluble होता है. ठीक है, हार्मफुल होता है स्किन के लिए. ठीक है, और इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इसके रिएक्शंस देखते हैं. ठीक है, और H2O2 जो है ये इजीली डिकम्पोज होता है. ठीक है, इजीली डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि पेरोक्साइड है. पेरोक्साइड लाइट के प्रेजेंस में फटाफट से फ्री रेडिकल्स का जनरेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ light and temperature. So H2O2 is always kept in dark bottles and in cool places, at cool places. तो H2O2 को हम लोग डार्क बॉटल्स में रखते हैं और ठंडी जगहों पे रखते हैं ताकि टेम्परेचर और लाइट से बचा रहे, डिकम्पोज ना हो, क्वालिटी डिग्रेड ना हो. बात समझ में आ गई? Yes sir. सर प्योर H2O2 का फिजिकल स्टेट कौन सा होता है? लिक्विड होता है. सर मुझे तो रॉन्ग दिया था लिक्विड के लिए.
Pure H2O2 is colorless, odorless liquid. एकदम लिक्विड होता है सर। हाँ, मुझे तो रॉन्ग दिया था, क्या? रॉन्ग बोला था लिक्विड के लिए। नहीं यार, प्योर की बात कर रहे हैं ना हम। कौन बोला रॉन्ग है? टेस्ट में रॉन्ग दिया था। टेस्ट में? हाँ सर, नहीं क्लास की नहीं टेस्ट। नहीं 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 हो सकता। सेमी सॉलिड राइट बोला था उसमें। सेमी सॉलिड नहीं यार, एज पर लिटरेचर जो हमारे पास है, जो लिटरेचर बोलता है उसको नहीं चेंज कर सकते वो। दिस इज अ प्योर। प्योर की अगर बात करोगे तो भाई प्योर जो होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, बोलने तो जो जो बोल रहे हैं, प्योर H2O2 विल ऑलवेज बी लिक्विड। यस सर। बोलो शाश्वत। ये अलग बात है, इसका विस्कोसिटी पानी से भी ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई चीज बहुत, यार एक बात बताओ, पानी और शहद को अगर कंपेयर करोगे तो शहद पानी के कंपैरिजन में बहुत विस्कस है, तो क्या आप शहद को सेमी सॉलिड बोल देंगे क्या? नहीं। नहीं बोल सकते, इट इज अ लिक्विड। बोल भाई। यस सर। तो दिस इज, अगर कोई ऐसा बोला तो दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके सेमी सर। सॉलिड नाम का कोई फिजिकल स्टेट नहीं होता। फिजिकल स्टेट तीन ही हो सकती हैं, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस, अगर नेचुरल है तो। और प्योर की बात करोगे तो सेमी सॉलिड इज नॉट अ फिजिकल स्टेट। सर एनसीईआरटी में भी लिक्विड दे रखा है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एज पर द लिटरेचर इट इज अ लिक्विड, इट इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। तो लिटरेचर में जो वैल्यू, लिटरेचर जो हमको चीज बताएगा वो गलत नहीं हो सकता है। हम गलत हो सकते हैं, बट लिटरेचर वैल्यूज जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट है, अगर आपको 30% H2O2 सॉल्यूशन गिवन है, 30% H2O2 को हम पर हाइड्रोल भी बोलते हैं। पर हाइड्रोल क्या बोलते हैं? पर हाइड्रोल, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज पाने से पहले इसकी हम लोग बात करते हैं। we'll talk about this preparation methods. Preparation, yes, preparation रह गया हमारा, तो we'll talk about preparation methods of H2O2. देखो, H2O2 के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दो तरीके से पूछे जाते हैं प्रिपरेशन में, कि एक तो इसका लैबोरेटरी में बनाने का क्या तरीका है, लेबोरेटरी मेथड क्या है, और एक इसका इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मेथड क्या है। इंडस्ट्रियल मेथड या कमर्शियली इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें हमको पढ़ना रहेगा। सो इफ आई टॉक अबाउट लेबोरेटरी मेथड, I'll first discuss the laboratory method. ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, हम इसके अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम पेरोक्साइड डालते हैं आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 में, ठीक है। इन लेबोरेटरी, इन लैब, H2O2 is prepared by adding calculated amount of Na2O2, Na2O2 क्या होता है, सोडियम पेरोक्साइड, टू आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4।
20% होता है ये, यानी 100 ml में 20 ml प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो Na2O2 में अगर आप लोग H2SO4 डाल देंगे बेटा, सो व्हाट यू विल गेट इज Na2SO4 प्लस H2O2, यहां से हमको पेरोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में? एक और तरीका ये हो सकता है कि आप ये रिएक्शन करवाइए, हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, इसको हाँ इसको बोलते हैं हम लोग मर्क प्रोसेस, याद आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग मर्क प्रोसेस। तो मर्क प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। मर्क प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं BaO2.8H2O, और इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं H2SO4 को, जिससे हमको बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है, प्लस H2O2 मिलता है, प्लस H2O मिलता है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ये हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड होता है, दिस इज हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। ठीक है, हम लोग इसमें एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड नहीं लेते, हम लोग नॉर्मल BaO2 को यूज नहीं कर सकते, दिस इज एनहाइड्रस। ठीक है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन है एनहाइड्रस का, यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है बच्चों, ये लिख लो, मैं यहाँ पर इसको पूरा स्टेटमेंट में फ्रेम करके लिख देता हूं, एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड does not react readily with sulfuric acid, ठीक है, because a coating of insoluble barium sulfate is formed on its surface, which stops further action of the acid। ठीक है, अगर बेरियम पेरोक्साइड तुम एनहाइड्रस फॉर्म में लोगे तो होगा क्या, उसके सरफेस के ऊपर ऑलरेडी ये कोटिंग होता है बेरियम सल्फेट का, जो कि इनसॉल्युबल होता है, और उसका जो एक्शन है H2SO4 पे, वो रिएक्शन नहीं हो पाता है, वो इसको स्टॉप करता है कि आगे कोई एक्शन हो पाए, कोई रिएक्शन हो पाए। दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड, इट इज रिकमेंडेड कि आप हमेशा ही हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड का यूज करें। ठीक है, Yes, sir. सर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, नहीं तो डाइल्यूट होता है। यस सर। नोट कर लिया? बात करते हैं अभी इंडस्ट्रियल मेथड्स की। इंडस्ट्रियली आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं H2O2 को? तो सबसे पहला है तरीका ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑफ 2-butyl
एंथ्राक्विनोल, this is called as cyclic process. ठीक है, hold on for a second. सर आवाज नहीं आ रही है सर आप म्यूट पे हो शायद। सर। सर बेटा एक सेकंड रुकना, मैं अभी एक कॉल आया हुआ है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। यस सर, ओके आप सर, लेते हैं इसीलिए। यस। देखिए फर्स्ट स्टेप है जो इंडस्ट्रियल मेथड्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज योर ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल। ये अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और आपको दे देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आपको यहाँ पर ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक, सॉरी एंथ्राक्विनोन बनेगा, इधर मैंने वापस से वही कंपाउंड बना दिया। यू विल गेट एंथ्राक्विनोन, 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन। ओके, यस सर। नेक्स्ट है जो ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर एसीटोन मिल जाएगा प्लस H2O2 मिल जाएगा। तीसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, वी यूज 50% H2SO4। 50% H2SO4 का सॉल्यूशन हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है, 2H2SO4 के मॉलिक्यूल्स आपको देंगे 2H प्लस प्लस 2HSO4 माइनस, राइट। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगा दैट बिकम्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा तो H2 गैस निकल जाएगी। एनोड का जो रिएक्शन होगा दैट विल बी 2HSO4 माइनस, दिस विल गिव यू H2S2O8। H2S2O8 होता है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2S2O8 का कोई कॉमन नेम बता सकता है मुझे? नहीं पता सर। नहीं पता, दिस इज कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड। ठीक है, यहां से आपको पेरोक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये। ठीक है, अब क्या होता है, ये H2S2O8 पानी से रिएक्ट करता है। ठीक है, H2S2O8 में पेरोक्सिल लिंकेजेस होती हैं तो आपको वापस से H2SO4 मिलेगा और H2SO5 मिलेगा।
ये H2SO5 में भी परोक्सी लिंकेज होता है। इसका भी एक स्पेशल नाम है कैरोज एसिड। इसको क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, ठीक है। अब इस H2SO5 का भी रिएक्शन पानी से होता है तो मिलेगा आपको H2SO4 प्लस H2O2। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर H2O2। बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. Now moving on to the chemical properties of H2O2. तो केमिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो स्टेबिलिटी की कर लेते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है तो स्टेबिलिटी का इशू तो होता ही होता है पेरोक्साइड से। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबल होता है नेचर में, तो अनस्टेबल इन नेचर, डिकम्पोज ऑन स्टैंडिंग एंड हीटिंग, ऐसे ही छोड़ दोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, हीट कर दोगे तो भी डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करता है, H2O2 टूट कर आपको देता है H2O प्लस O में, O2 में, ठीक है जी। यस इसको बुक्स में अगर आप देखेंगे तो बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा H2O2 H2O प्लस O, ये भी बुक में लिखा हुआ मिलता है किसी बुक्स में। और फिर वही बात है, यहाँ पर इसको बोल देंगे कि ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। और इस नेसेंट ऑक्सीजन को हम एक कलरलेस एजेंट की तरह यूज करते हैं, ऐसा कुछ बुक में लिखा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने वो भी यहाँ पर आपको बता दिया है। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें, H2O2 का अगर डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैं पानी के लेता हूँ, एक सेकेंड। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है कुछ इस तरीके से, H2O2 आपको टूट कर यही देगा H2O प्लस O2, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 4, 2 इधर आ जाएगा, ये इसका डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। इस रिएक्शन को रोका जाता है, रोका जा सकता है, यानी रिटार्ड किया जा सकता है। दिस रिएक्शन कैन बी रिटार्डेड। ये पूछ सकता है वो, इस रिएक्शन को कैसे रिटार्ड कर सकते हो? अल्कोहल ले लो कोई भी, ग्लिसरॉल ले लो, या एसिटेनिलिड एसिटेनिलाइड, ये सभी इस रिएक्शन को रिटार्ड कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर, तो आप लोगों को क्या रेडॉक्स में पढ़ाया गया है H2O2? सर रेडॉक्स चालू नहीं हुआ है बेटा 11th में आता है रेडॉक्स। सर। अभिषेक सर ने ऑर्गेनिक चालू किया ना, तो फिर 12th का पूरा कंप्लीट करने तक मैंने रेडॉक्स नहीं लिया अभी तक। ठीक है,
देखो H2O2 एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में भी, as well as in basic medium also, right? अगर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है इन एसिड्स, तो इसका रिएक्शन होता है H2O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन होता है, पानी बनता है, ठीक है। इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब टेंडेंसी, ये रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये रिएक्शन होने का टेंडेंसी दर्शाता है। तो ये जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होता है उतना अच्छा होता है। अगर बेसिस में हम इसकी बात करें, अगर बेसिक मीडियम में हम इसकी बात करते हैं, तो बेसिक मीडियम में ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन शो करेगा। H2O2 प्लस H2O plus OH2 minus plus 2 electrons. This is a slow step. This will give you 3 OH minus. इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.87 वोल्ट। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एसिडिक मीडियम में, काफी पावरफुल काम करता है, काफी पावर से काम करता है, ठीक है। अगर हम इसको रिएक्शन पर्पस के लिए लिखेंगे, फॉर रिएक्शन पर्पसेस, तुमसे पूछ ले कि रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर चेक करना, तो बस हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है, इसका पावरफुल नेचर दिखाने के लिए, ठीक है। अब रिएक्शन होगी कैसे, देखो H2O2 का रिएक्शन दिया है उसने PbS के साथ, बताओ क्या होगा। तो H2O2 का रिएक्शन PbS के साथ प्रिडिक्ट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यहाँ पर ये +2 में है, यहाँ पर सल्फाइड -2 में है, तो ये इस लेड PbS, ये लेड सल्फाइड जो है इसको चेंज करता है ये PbSO4 में, ठीक है बेटा। यस यस सर। और H2O2 खुद जाएगा किस में, H2O प्लस O में, है ना। अरे बोलो पापियों। यस यस सर। तुमको मैं अगर सीधा देखो, एक रिएक्शन तुमको मैं ये तरीके से करवाता हूं, उसके बाद तुमको इसका ट्रिक दूंगा कैसे रिएक्शन लिखना है। H2O2 चेंज हुआ H2O प्लस O में, ये ऑक्सीजन गेन किया लेड सल्फाइड ने और बना दिया PbSO4। नाउ यहां पर होगा क्या, PbSO4 बनने के लिए यहां पर 4 ऑक्सीजन जाना चाहिए, बोलो। लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन लिखोगे उसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन तो नहीं आता, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन तो बस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल तो इसका कोई प्रूफ है ही नहीं। तो हम इसको ओवरऑल रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन नहीं आने चाहिए, तो इनको दोनों रिएक्शंस में इक्वल करके काट दो। तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा, 4H2O2 प्लस PbS विल गिव यू 4H2O प्लस PbSO4। बोलो बच्चों। यस यस सर। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या है भाई, H2O2 अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज होके H2O ही तो बना रहा है, हाँ H2O2 PbS को ऑक्सीडाइज करके PbS बना रहा है PbSO4। H2O2 हमेशा H2O ही बनाएगा ऑक्सीडाइज होके, बोलो। Yes. दूसरे को दिस इज वर्किंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
तो ये क्या कर रहा है, -1 में है। बस अभी याद रख लो, तुम्हें रिडॉक्स नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बस तुम्हें रिडॉक्स वाले एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो H2O2 का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है, पानी। जब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। जब H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो चेंज होगा H2O में। जब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये जाएगा O2 में। इतनी बात बस याद रखना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये चेंज हो गया पानी में। इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया -2 से +6, यानी सल्फर से 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इस इक्वेशन को तुम यहीं पर बैलेंस कर दो, इस इक्वेशन को आप लोग यहीं पर बैलेंस कर दीजिए। कर सकते हो? यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो कैसे बैलेंस करोगे? बताओ। इधर 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, 5/2। 5 ऑक्सीजन हैं। 5/2 से किया तो हिट एंड ट्रायल लगाओ। इधर अगर 2 कर दूं तो कितने ऑक्सीजन हो गई, 4 और 2 6। इधर कितने ऑक्सीजन हो गई, 2। अगर यहाँ पे 3 और लगा दिया जाए तो ऑक्सीजन बराबर हो गई। क्या अभी हाइड्रोजन का नंबर डिस्टर्ब हो गया? हाँ सर, डिस्टर्ब हो गया। तो मतलब 2, यहाँ पर 2 और 3 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 3 लगा के देखो, हाइड्रोजन 6 हो गए। अब हाइड्रोजन 6 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितनी होगी, 4 और 3 7 हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 हो गई। जरा यहाँ पर 4 लगा के देखो, हाइड्रोजन 8 हो गई, ऑक्सीजन 4 4 8 हो गई। और अगर यहाँ पे भी 4 लगा दिया जाए तो क्या दोनों 8 8 हो गए? हाँ सर। यस हो गए, सर। मतलब बैलेंस इक्वेशन आ गया तुम्हारे पास। कितना सिंपल है, देखो, है कि नहीं? यस सर। तो H2O2 जो है वो Na2SO3 को चेंज करेगा Na2SO4 में, खुद जाएगा पानी में, ठीक है। कैसे कैसे चेंज हुआ ये गया सल्फर यहां से +4 से +6 में गया सल्फर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करो फटाफट। H2O2 का रिएक्शन NO2 के साथ होगा NaNO3। दिस इज NaNO2 यार, NaNO2 NaNO3 में बदला है, ठीक है। दिस विल बी पानी। इसको भी बैलेंस कर लो। अगर H2O2 का रिएक्शन H2S से हो जाए तो होगा क्या, H2O + S। तो इन सभी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं आराम से, यहाँ पर ही आ जाएगा। और इसमें मुझे लग रहा है ये बैलेंस है 2 और 2 4, 3 और 1 4, 2 2 N, ठीक है। ये तो बैलेंस है ही पहले से ही, ये भी बैलेंस हो गई है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। H2O2 H2O5 O3 2 5, ये भी बैलेंस लग रहा है। So this is also balanced itself. चले आगे। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर।
ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, अभी कर लेंगे क्योंकि 2-3 रिएक्शन ही है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा तो ये O2 में कन्वर्ट होगा, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। तो Ag2O और H2O2 का रिएक्शन जब होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, Ag प्लस H2O प्लस O2, H2O2 प्लस O3, H2O प्लस 2O2, इसको ऑक्सीडाइज, इसने इसको रिड्यूस किया है। ये दो रिएक्शन है। बाकी अब हमारा बचा है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक दो हाइड्रोजन से रिलेटेड फ्यूल व्यूल की बातें करेंगे, ठीक है, कि हाइड्रोजन फ्यूल की तरह कैसे काम करता है, हाइड्रोजन को कूल कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें बच गई हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डेफिनेटली ट्राई टू finish this chapter up. Okay, Yes, sir. then I'll Yes, give sir. you some questions based upon this. You can solve those questions. After that this chapter will be over. Okay, सर आपने 18th के बाद के नोट्स नहीं भेजे हैं अभी बेटा तक, मैंने सारा नोट्स भेजा हुआ है आपको। तो फिर लास्ट लेक्चर तक के सब नोट्स भेजे हैं। मैं डाल, लास्ट जो लेक्चर हमारा हाइड्रोजन का, हाँ हाँ हाइड्रोजन का 3rd लेक्चर तक का नोट्स मिला हुआ है, मैंने सर को भेजा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार डैड को पूछ लेती हूँ फिर। हाँ, और अभी वाला जो है मैं तुरंत अभी आपको भेज रहा हूँ। चलेगा। चलिए, बाय सर, थैंक यू सर। बाय गाइस। Thank you, sir. Bye.